यस फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरी फर्स्ट लेक्चर, रादर सेकंड लेक्चर बोलूंगा बिकॉज फर्स्ट वाला चलो इंट्रो लेक्चर था। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ योर ऑडिट का सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का। क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज होने वाली है बिकॉज आज हम पढ़ेंगे ऑडिट का क्या बेसिक्स है। अभी इंपॉर्टेंस किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं? फर्स्ट इंपॉर्टेंस दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है आज का सेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंस टू बूस्ट योर एग्जाम कॉन्फिडेंस। जब भी हम एग्जाम मटेरियल पढ़ेंगे एकदम 100% कंसेप्चुअल, वो जो भी पढ़ेंगे उसका पूरा बेस ऑफ दैट पिरामिड इज व्हाट टुडेज का सेशन। ठीक है, इसलिए अच्छे से पूरा दिल लगा के सुनना, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर कुछ भी आपको लगा तो तुरंत पॉज कर देना वीडियो, एंड कोई भी टेंशन का बात नहीं है, फिर से रिवाइज करना, फिर से देखना पूरा वीडियो एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलो अभी मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि कैसे हम मूव करेंगे। देखो, मेरे पास है आपका स्टडी मटेरियल, ये है आपका स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल में काफी सारी चीजें दी है, लॉट ऑफ थिंग्स, गुड स्टडी मटेरियल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये खराब है, एब्सोल्युटली अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सेकेंड थिंग, इसके कुछ चीजें हैं जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग बता दिया, या 12th सेंचुरी में ये वो सब चीजें एब्सोल्युटली सही है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। अभी सर इंट्रो के लेक्चर में हमने बोल दिया था वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल, तो मैंने बोला था ऑलमोस्ट 100% प्रैक्टिकल है। बट मैं आपको सच में बताऊं तो ये इवोल्यूशन वाला पार्ट छोड़ा ना तो 100% आपको वो एक्सपीरियंस आएगा। इवोल्यूशन वगैरह चलो याद रखने की चीजें हैं काफी सारी, तो वो हम बाद में करेंगे, ओके। बट इससे क्या रिलेवेंट चीजें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये है आपके स्टडी मटेरियल। हम स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करेंगे बट बाद में। इसके बेस पे आई हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन नोट्स, जो बहुत क्रिस्पी नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। परफेक्ट। तो इसमें मैंने वही लिया है, देख लो, हिस्ट्री ऑफ ऑडिट। मैं आपको सच में बता दूं, सीए इंटर में ये है भी नहीं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिनका कोर है ऑडिट करना, उनके बुक्स में इंडियन हिस्ट्री क्या, ये इवोल्यूशन 12th सेंचुरी वगैरह कुछ नहीं दिया इतना ज्यादा। ठीक है, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है, मैं आपको इसमें से रिलेवेंट चीजें इस नोट्स के थ्रू दे रहा हूं। अभी आप नोट्स देख रहे होंगे तो नोट्स देखते समय आपको लग रहा होगा सर ये हाईलाइट क्या है। तो देखो, ऑडिट में जब मैंने इंटर में आपको बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये क्यों डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज यहाँ पे याद रखने वाली कुछ टेक्निकल चीजें, वर्डिंग्स, ये दिमाग में पहले फिट नहीं हो जाते बिकॉज ये सब्जेक्ट आपने कभी किया नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, एंड दैट्स वाई आपको वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर सबसे पहली चीज, कंसेप्चुअली आप क्लासेस के थ्रू 100% क्लियर रहोगे। इसके सेकेंड थिंग आता है इसको रिटेंशन कैसे करना है, तो रिटेंशन करने के लिए अपने पास नोट्स है। थर्ड थिंग, ये नोट्स कुछ तो अप्रोप्रिएट ऐसे होने चाहिए कि बार बार मैं पूरे 100 पेजेस के तो नोट्स नहीं कर पाऊंगा ना, तो फिर कैसे करें इसको? तो ये 100 पेजेस में तो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें से जो रिवीजन वाला मटेरियल है, जो अपने कीवर्ड्स है, जहां पर आप एग्जाम में अंडरलाइन करोगे आंसर में, ठीक है, जो कीवर्ड्स आप पढ़ोगे तो पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। दोज कीवर्ड्स आर देयर, ये मैंने रेड मार्क में दिया है। परफेक्ट। रेड फॉन्ट इज फॉर कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कीवर्ड्स आप आंसर में लिखोगे, वो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। ये सब मैं आपको एग्जाम काउंसलिंग सेशन में बताऊंगा जब अपना पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जब मैं आंसर राइटिंग वगैरह सब चीजें बोलूंगा तब मैं फिर से ये सब चीजें अप्रोप्रिएटली बताऊंगा। बट ऐसे अपने नोट्स है जहां पे मैंने ये कीवर्ड्स के लिए रेड मार्किंग दिया है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिमेंबर, टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट वेरी अप्रोप्रिएटली। परफेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने ये किया है। तो ये नोट्स के थ्रू आप बहुत इजीली पढ़ पाओगे, ओके। हम मॉड्यूल भी कवर करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये मॉड्यूल से ही नोट्स बनाए, सबसे पहली बात बोल दूं, ये मॉड्यूल से ही नोट्स बनाए, सो डोंट वरी एट ऑल। ये 100% मॉड्यूल से ही हमने नोट्स बनाए हैं। परफेक्ट। तो लैंग्वेज आपका कंप्लीटली मॉड्यूल से मैच होगा, उसका टेंशन मत लो। उसके बाद एग्जाम के लिए जो भी रिलेवेंट चीजें हैं 100% कवरेज की है, मोर देन दैट वी हैव कवर्ड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए कवरेज क्या है, नो, 100% मॉडल, एक भी कोई कंसेप्ट छूटा हुआ नहीं है, सो डोंट वरी एट ऑल। परफेक्ट। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑडिट। चलो ये मॉड्यूल नोट्स हम थोड़ा बाद में आएंगे, मेरा पढ़ाने का टेक्निक बोलता हूं। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, उसके बाद में हम आएंगे अपने क्या मॉड्यूल पे, नोट्स पे। उसके बाद में हम सेकेंड नोट्स से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे क्या, अपना ये वाला पार्ट, स्टडी मॉड्यूल आपका जो है इंस्टीट्यूट का, उससे सिर्फ मैं गो थ्रू कराऊंगा आपको कि क्या क्या हमने करवाया है, उससे मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो गाइस, चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर ये ऑडिट क्या होता है?
अरे यही तो चीज़ है जो आपके दिमाग में सब चीज़ें अभी फिट करनी है अपने को। क्या कि ये ऑडिट क्या होता है। मैं लिखा हूँ ऑडिट। एक मैं आपको बता दूं, देख लो, लेट से एक एग्जांपल। ओके, सबसे पहली चीज एक एग्जांपल, एक है कंपनी एसके लिमिटेड। एसके लिमिटेड कर दूं मैं इसको, सागर कासेट लिमिटेड। चलो, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छे से सुनना। ओके, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। क्या बोला मैंने? 10,000 करोड़। अभी बेसिक अगर कंपनी लॉ के अकाउंट्स के कंपनी लॉ के हिसाब से आप देखो तो मैंने लिमिटेड लिखा है, सो प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये है पब्लिक कंपनी। क्या बोला मैंने? पब्लिक कंपनी। सर बेसिक चीजें बोल दो ना यार। पब्लिक कंपनी ये आइदर लिस्टेड हो सकता है या अनलिस्टेड हो सकता है। कभी कभी बच्चों को यही पता नहीं होता है कि सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे है ही नहीं। अरे नहीं है, लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। फिर सर हम इसको पब्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन कंपनीज में क्या होता है, मोर देन 200 शेयर होल्डर्स होंगे। जब तक आपका 200 का आंकड़ा नहीं होता शेयर होल्डर्स का, तब तक प्राइवेट चलेगा सर, प्राइवेट चलेगा। अभी किसी को सर 100 मेंबर्स के साथ ही पब्लिक बनाना है तो चलेगा क्या? तो देख लो ना, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन चलेगा, कोई इशू का बात नहीं है। मिनिमम 7 होता है। बट अगर मैं बोलूं आपको क्या कि ये 200 के ऊपर गया तो मैंडेटरी पब्लिक कंपनी होना है, दैट्स वाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर इसका और ऑडिट का क्या रिलेवेंस? कुछ भी रिलेवेंस नहीं है अभी तक। बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट रिलेवेंस है जो आपको पता चलेगा जब हम पूरा सिलेबस कवर करते जाएंगे ना, मैं आपको रिलेवेंस देते जाऊंगा इसे, ठीक है। बिकॉज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे ना तो कंपनी ऑडिट में ये बहुत रिलेवेंस आएगा, ठीक है। अभी चलो लिस्टेड अनलिस्टेड मैं बोल दूं, चलो ये लिस्टेड कंपनी है। क्या बोला मैंने? एसके लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। चलो अभी लिस्टेड पब्लिक कंपनी बोला मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, एनएससी बीएससी पे दोनों पे लिस्ट है, मैं इसे मान लेता हूँ। ओके, देख लो इसका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर मतलब क्या बच्चों, मेरे साथ बोलोगे जब जब भी मैं कुछ पूछूंगा, इवन इफ यू आर वाचिंग दिस रिकॉर्ड है ना, जब जब भी मैं पूछूंगा आपने आंसर देने हैं मुझे, ठीक है। जब भी मैं पूछ रहा हूँ, इवन इफ आप रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी आंसर देने हैं, हंसना मत प्लीज। टर्नओवर क्या बोला मैंने? टर्नओवर 10,000 करोड़ है, बड़ी कंपनी है, अच्छी है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूं, ये कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, अभी ये क्यों बनेंगे? बिकॉज जब मैं बोलूं कि ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे, इतने सारे इंडिया में के इतने सारे लोगों ने तो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं पैसा। अभी ये इतने सारे लोग, मान लो ना इधर बहुत सारे 10,000 20,000 50,000 जितना कड़ा लेना मान लो, इतने सारे लोगों ने इसमें अगर इन्वेस्ट किया है, काफी सारे लोग हैं। अभी इतने सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो फिर इनको कैसे पता चलेगा कंपनी सही चल रहा है या नहीं चल रहा? परफेक्ट है। अभी मैं बोल रहा हूं कि मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया। क्या बोला मैंने? मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया। आज शेयर मार्केट में जाओगे, आपने भी पैसा किया होगा इन्वेस्ट। अगर किया होगा तो आपको पता है आपने रिलायंस का इन्वेस्ट किया, तो आप जाते हो अपने ब्रोकर अकाउंट पे, डीमैट पे, देखते हो रिलायंस का शेयर भाई 2,022 पे ट्रेड कर रहा है, मार दो, हम ले लेंगे भाई 10 शेयर्स 20 शेयर्स ले लिए। मतलब व्हाट यू डू, आप उस कंपनी के ओनर्स बन जाते हो। एब्सोल्युटली यस। जब आप रिलायंस का एक शेयर लो या 10 लो या 100 लो या 1000 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक शेयर मिनिमम ले लिया आपने, यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। अभी आप ओनर बन रहे हो तो भाई वो कंपनी में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा। एब्सोल्युटली यस आएगा। कैसे? बिकॉज जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तभी तो आपको रिटर्न दे पाएगा। अभी जब आप बात कर रहे हो इक्विटी शेयर्स की, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? आपको रिटर्न मिलेगा आपका डिविडेंड। बट ये डिविडेंड तो 100% मैंडेटरी है क्या हर साल पे करना? नॉट एट ऑल। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसको पे करना या नहीं करना। अगर वो नहीं चाहे तो नहीं करेगा पे, बट उसके लिए कुछ बेसिक रीजन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए कि वो क्यों ना पे करे। मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया, ये लास्ट ईयर से अच्छा खासा ग्रोथ है, 25% का ग्रोथ पे मैंने काम किया इस साल टर्नओवर, ठीक है। कोविड वगैरह थोड़ा साइड में रखो, बट मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर से मैंने 25% ग्रो किया, बहुत ही तगड़ा ग्रोथ हो गया। एंड मैं 10,000 करोड़ के इसमें मेरा प्रॉफिट का भी ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ हो गया। जरूरी है क्या टर्नओवर 25% से बढ़े तो प्रॉफिट भी 25 से ही बढ़ना चाहिए? नॉट एट ऑल। 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ है मान लो, तो 20% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ अच्छा खासा, ठीक है। अभी मैं बोलूँ 20% जो प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है मेरा, अभी 20% ग्रोथ हुआ तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिख रहा है भाई ये 20% ग्रोथ हो रहा है। ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि 20% हुआ ही नहीं?
बट सर ऐसा क्यों बोलेगा कोई? आपकी कंपनी है, आपको 20% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट अपना है, लेट से मैं मान लेता हूँ आपका 10,000 करोड़ में प्रॉफिट है, कुछ 500 करोड़ का, मैं मान लूँ ये 500 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये 20% पे ग्रोथ हुआ, आपका एक्चुअल में आप एक्चुअली बताओगे ना? नॉट एट ऑल यार। क्यों? जब मुझे ऐसे लग रहा है भाई कि मैं बोल दूंगा कि मेरा प्रॉफिट 20% से बढ़ा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तू हमें डिविडेंड रिटर्न दे, कुछ तो डिविडेंड अच्छा खासा डिक्लेयर कर। अगर मुझे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा ना, तो मैं नहीं करूंगा, बट नाराज हो जाएंगे शेयर होल्डर्स, तो फिर उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? दिखा ही मत कि इतने से ग्रो हुआ है। क्या बोला मैंने? दिखा ही मत कि इतने से ग्रो हुआ है। अभी मैं ऐसे कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई ये प्रॉफिट मुझे 500 करोड़ हुआ तो है एक्चुअल में, बट मुझे दिखाना है कि हुआ ही नहीं। तो लास्ट ईयर से मैं बोलता हूं कि इतना ग्रोथ हुआ ही नहीं, लास्ट ईयर से सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ है, और मैं बोलता हूं अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा प्रॉफिट, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के साथ ले रहा हूं, कि लेट से 420 करोड़ का हुआ है। ठीक है, अभी मैं बोलूं कि लास्ट ईयर से सिर्फ 2% ग्रोथ हुआ एंड कंपनी वांट्स टू एक्सपांड, तो जब मेरा एनुअल जनरल मीटिंग होगा आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू शेयर होल्डर्स, भाई इवन इफ हमने 420 करोड़ का प्रॉफिट कमाया ना, वी आर नॉट एबल टू डिक्लेयर द ह्यूज डिविडेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वी वांट टू स्पेंड आउट मनी इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी को ग्रो कराना है, तो शेयर होल्डर भी खुश मानेगा, भाई कंपनी ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में तो फायदा होएगा, है ना? तो मानिए कंपनी ग्रो हो रहा है तो ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप नॉर्मली करते हो उतना ही करो, बम्पर मत करो। ठीक है, तो कंपनी भी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करने से बच गया, इवन if प्रॉफिट ज्यादा से बढ़ा, एंड कंपनी का भी क्या हुआ, बच गया, तो एंड शेयर होल्डर भी खुश है। बट अभी गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? ये तो कुछ झोल हो रहा है ना, एक्चुअल में तो ऐसा सिनारियो है ही नहीं। तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी क्या करेगा इन पैसों का? वो तो आइडल फंड बढ़ाएगा, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है नहीं, वो कुछ तो फ्रॉडुलेंट चक्कर करेगा, एंड फ्रॉडुलेंट के हिसाब से खुद के जेब में पैसे जाने की शक्यता है। सो अगर ऐसी कोई चीज है बेटा, तो इन दैट केस कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए ना, कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो बंदा इस पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग कुछ एग्जामिनेशन करे कि भाई ये जो कंपनी शेयर होल्डर्स को बता रहा है वो सही है या नहीं है। क्या बोला मैंने? ये कंपनी जो शेयर होल्डर्स को बता रहा है वो सही बात है या नहीं है, या उसमें कुछ घपला है। जैसे अभी इन्होंने घपला किया, 500 करोड़ का 420 करोड़ किया, तो अगर ऐसा कोई घपला है क्या, या आइडेंटिफाई करना, ये इसके लिए कोई एक थर्ड पर्सन अपॉइंट होगा, जिसको बोलेंगे हम क्या, ऑडिटर। क्या बोला? ये थर्ड पर्सन, सूट बूट, अभी मैं कुछ निकालूंगा नहीं सूट बूट वगैरह, मान लो ये सूट बूट का बंदा अपॉइंट हुआ, इसको बोलेंगे ऑडिटर। क्या बोला इसको? ऑडिटर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा स्टैट्यूटरी है या इंटरनल है, नो 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 नो, आई जस्ट वांट टू गिव यू नाउ थॉट प्रोसेस। जब देख लो क्या, किसी थर्ड पर्सन, मतलब काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट, ये कंपनी सही चीजें डिस्क्लोज करेगा तो अफेक्ट नहीं होगा, तो वो चेक करने के लिए एक थर्ड पर्सन इधर जाएगा, एंड इन्होंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं? मैनेजमेंट ने बनाए हैं। मैनेजमेंट बोलेंगे, इसके लिमिटेड कंपनी के जो मैनेजिंग पीपल है उनको क्या बोले? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो जो उन्होंने चीजें यूज की, जो भी इंफॉर्मेशन था, सब एविडेंसेस, सब रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरीथिंग ऑडिटर विल चेक। कौन? थर्ड पर्सन। तो अब ये क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये समझ लो। ये बंदा ऑडिटर इसके काम चेक कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, एंड इनको बोल रहा है कि भाई ये कंपनी ने जो भी किया इधर वो सही था या गलत था। अभी इस सिनारियो में शेयर होल्डर को पता लग सकता है कि इन्होंने 500 करोड़ से 420 करोड़ यूज किया। मैं बोल रहा हूं देखो, पता लग सकता है, नॉट नेसेसरी 100% की पता लगेगा ही। सही है, पता लगेगा ही, क्या गारंटी? अरे जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो लोग अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो क्या गारंटी कि उन्होंने एविडेंस से छुपाए नहीं होंगे? तो इट इज नॉट 100% नेसेसरी कि ऑडिटर को पता लगेगा ही, बट ऑडिटर कुछ ऐसी प्रोसीजर्स करेगा जिसके हिसाब से उसको पता लगने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, एंड ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ऑडिटर पता लगा सकता है, एंड इन शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि भाई देखो, मैंने जितना काम किया, मेरे ऑडिट का काम,
मैंने ऑडिट जितना भी किया वो ऑडिट के बेसिस पे ये कंपनी ने जो भी बोला है ना वो सही है इधर या गलत है। अगर गलत है तो कितना गलत है, अगर गलत नहीं है तो एब्सोल्युटली सही है, वो हम बोलेंगे। अभी एब्सोल्युटली बोलेंगे या रीजनेबली बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। चलो मैं बातें आऊंगा, थोड़ा इसको एक्सटेंड करूंगा। आई होप अभी तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो तो एकदम शॉर्ट में मैं बता दूं, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करा दूं। तो देख लो, एक कंपनी के काफी सारे शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट डिपेंडेंट है कंपनी जो भी डिस्क्लोज कर रहा है इंफॉर्मेशन इनको। परफेक्ट। नाउ ये शेयर होल्डर तो हर रोज उस कंपनी में जाके बैठ नहीं सकते, भाई तू क्या कर रहा है देखने के लिए, तो इसीलिए ये शेयर होल्डर एक किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे। मैंने एक नया चीज बोल दिया इधर, शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, ठीक है। अभी तक के लिए सुन लो, बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे तब रेफरेंसेस दूंगा। ये शेयर होल्डर जो है, इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जिसको बोला ऑडिटर। उसको क्या बोले कि भाई तू जा इस कंपनी में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एंड उस टाइम पे जाके बेसिकली तू क्या कर, वो जो भी हमारे लिए डिस्क्लोज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस सब इंफॉर्मेशन को चेक कर अच्छे से एंड बोल भाई कि ये जो भी डिस्क्लोज कर रहे हैं वो सही है क्या, या उन्होंने कुछ घपला किया है, या उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, ये हमें बता। इसीलिए ये थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया शेयर होल्डर्स ने। ये इधर गया, इसने सभी ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए, कुछ काम किया, एंड उस बेसिस पे इसने इसको बोला, शेयर होल्डर्स को बोला, ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई यहाँ पे सही है क्या, अगर सही है तो ठीक है, बट अगर सही नहीं है तो क्या गलत है, कितना गलत है, ठीक है, तो उसका कितना इंपैक्ट आएगा, ये सब चीजें हो रही है। अभी इसके हिसाब से ऑडिट क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। ओके, परफेक्ट। चलो ऑडिट का बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई ऑडिट मतलब एक एग्जामिनेशन है, परफेक्ट है। ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। मैं लिखूंगा, मेरे साथ लिखोगे, आप मेरे साथ लिखोगे। मैं क्या बोला, मेरे साथ लिखोगे, प्लीज कीप योर नोटबुक अलॉन्ग विथ यू, अच्छे से प्रॉपर। चलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखना है, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। लिख लिया आपने, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी सबसे पहले सुन लो, मैंने यहां पे एक वर्डिंग यूज किया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कि ये जो बंदा काम करेगा, चेक करेगा, ये बंदे का इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इंट्रो में भी मैंने बताया था ये चीज आपको कि ये बंदे का इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कैसा रिलेशन, जो बंदा ऑडिटर करके अपॉइंट हो रहा है उसका भाई इस कंपनी का मालिक है कैसे चलेगा, वो बंदा कैसे काम कर पाएगा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सही है, उस बंदे का, उस ऑडिटर का तो इधर इंटरेस्ट आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एंड दैट्स वाई वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा कि जो ऑडिटर है, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, भाई उसने क्या करना है, कुछ भी रिलेशन नहीं रहना चाहिए उसका। सही है, क्लियर विद दिस इज व्हाट योर इंडिपेंडेंस। अच्छे से समझ रहे हो। अभी ये जब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आता है तब अपना बनता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट की, परफेक्ट। अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट की, एफएस जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ट्रांजैक्शन है, उसका समरी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, आई होप आप क्लियर हो, ये छोटी बातें, बैलेंस शीट, P&L, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इंट्रो में भी किया है ना हमने, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, देन उसके बाद आता है नोट्स टू अकाउंट्स, एंड मैंने आपको बताया था क्या, इंडेस। इंडेस क्या है, एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो एएस को रिप्लेस करने वाला है। काफी सारे कंपनी के लिए मैंडेटरी हो चुका है, काफी सारे कंपनी के लिए मैंडेटरी अभी भी नहीं है, काफी सारे ऐसे हैं एंटिटीज हैं जो है अभी एएस ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट काफी सारे ऐसे हैं जैसे लिस्टेड कंपनी जिनको इंडेस मैंडेटरी हो चुका है। इट इज डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स कुछ अलग है एज कंपेयर टू एएस। अभी इंडेस के हिसाब से वन मोर थिंग आया है, दैट इज योर सोकी। क्या बोला था मैंने, सोकी। अगर आपको याद है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सही है क्या, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये तो क्लास में पढ़ा था हमने, तब मुझे याद करोगे। तो सोकी, क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर देख रहा है। तो ये जब देख रहा हूं मैं,
तो इसमें मेरा कुछ भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इधर मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए भाई, सेकंड मेरा ऑपरेशनल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी मेरा खुद का इंटरेस्ट बोलूं तो एब्सोल्युटली होना ही नहीं चाहिए। मैं बोलूं भाई मेरा भाई उस कंपनी से कोई रिश्ता रखता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली मेरा रिलेशन भी नहीं होना चाहिए एंड इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू जिसके ऊपर मेरा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या मेरा कोई कंट्रोल है, जो मेरे कोई रिलेटिव्स है, नजदीक के रिलेटिव्स है, वो उनका भी उस कंपनी में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कौन कहाँ पे कितने कौन कवर होता है इसमें, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल राइट नाउ, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बस अभी के लिए इतना याद रख लो, इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा क्या कि मैं डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं रख रहा हूं उस कंपनी के साथ, और इनडायरेक्टली जिस पे साथ मेरा कोई रिलेटिव्स है, या सेकंड थिंग जिसके ऊपर मैं कोई कंट्रोल रखता हूं, मेरा कुछ कंट्रोल है, या जो कोई मुझे कंट्रोल करता है, या जिसके साथ मेरा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जिस पे वो बेटा आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, उन लोगों का भी उस कंपनी के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? ऑफ लिखना है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। मैं बहुत अभी बुक का लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, एकदम समझ में आएगा ऐसा बोल रहा हूँ। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, किसका बोल रहा हूँ मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट बोल रहा हूँ। अभी मैं बाकी चीजें नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट लिखना मेरे साथ, टू प्रोवाइड, क्या बोला मैंने? टू प्रोवाइड द ओपिनियन, क्या बोल रहा हूं मैं? टू प्रोवाइड द ओपिनियन वेदर, मेरे साथ बोलना और लिखना, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। टेंशन मत लेना, ये समझाऊंगा कंसेप्ट। ट्रू एंड फेयर, ये वर्डिंग में गड़बड़ मत करना, कुछ भी चेंज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, इसके ऊपर पूरा ऑडिट बैठा हुआ है। ट्रू एंड फेयर, परफेक्ट। क्या बोला मैंने? टू प्रोवाइड द ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ट्रू मतलब तो समझता है आपको भाई, जो भी है वो सच्चाई है, कुछ वहां पे फेक चीजें है नहीं। मतलब मैं बोला भाई बैलेंस शीट, क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी का बैलेंस शीट है। अभी बैलेंस शीट में एक आइटम बोलू, लेट से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, अभी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस शीट में जो मैनेजमेंट बोल रहा है, मतलब एंटिटी बोल रहा है कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज एट 31 मार्च, मैं बोल रहा हूँ लेट से 2020, कितना था? लेट से 40 करोड़ का था। ओके, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। अभी मतलब ये क्या बोल रहा है भाई? ट्रू एंड फेयर मतलब जब मैं ये देखूंगा, बैलेंस शीट का ऑडिट करूंगा, जब मैं बैलेंस शीट का एग्जामिनेशन करूंगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एग्जामिनेशन करूंगा, तो मैं देखूंगा भाई ये सच में 40 करोड़ ही है क्या? ये इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज कर रहा है ये ट्रू है क्या? ट्रू है क्या? परफेक्ट। मतलब जो भी हो रहा है भाई वो सच्चाई है क्या? कुछ गलत चीजें तो वहां पे नहीं दिख रही है, जो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में फेयर, ये सिर्फ मैं एक अकाउंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पीपीई का बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हम पूरा बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऐसे ही जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम्स है, जितना भी कैश फ्लो है, जितना भी मेरा नोट्स टू अकाउंट्स में जा रहा है, जितना भी सोकी में जा रहा है, ऑल दैट थिंग्स हैव टू बी ट्रू। परफेक्ट, सब चीजें सही होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसमें। सेकंड थिंग फेयर। अभी इसका एक ऑपोजिट वर्ड मैं यहां पे यूज करूंगा, अच्छे से सुनना। फेयर का ऑपोजिट वर्ड यूज कर रहा हूं, करेक्ट। क्या बोल रहे हो सर, इसमें ऑपोजिट क्या है? फेयर मतलब मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूं। जब मैं करेक्ट बोलता हूं तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाता है। मैं अगर बोलूंगा भाई तू करेक्ट है, मतलब मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि भाई तू करेक्ट है। कोई मुझे 100% ट्रस्ट है तेरे ऊपर, बट मैं बोलूं मुझे 100% ट्रस्ट नहीं है यार, बट मैं बोलूं कि मेजरली मुझे लग रहा है, जितना मैं जानता हूं तुझे एंड जितना मैंने कुछ चेक किया है तेरे लिए, तो मुझे लग रहा है कि भाई तू फेयर है। फेयर है मतलब क्या? कि तू जो भी बोल रहा है वो सही है। मतलब यहां पे मैं 100% कॉन्फिडेंस दे रहा हूं क्या? नो, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे जितना पता है, मैंने जितना चेकिंग किया है, मैंने जितना तेरे लिए काम किया है, हमारा जितना भी रिलेशन है, उस हिसाब से मुझे पता है कि भाई तू फेयर है, तू सही हो सकता है। क्या बोला मैंने? तू सही हो सकता है, तू जितनी भी बातें बोल रहा है तू सही हो सकता है। ये तो हुआ नॉर्मल रिलेशन में।
इसी का रिलेशन कर दो ऑडिटर और कंपनी के साथ। क्या बोला मैंने? ऑडिटर बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके, जो भी एविडेंसेस थे, सब प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कि भाई तुम करेक्ट हो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मिनट के लिए सुन लो सिर्फ, तुम करेक्ट हो। मतलब ऑडिटर बोलेगा कि भाई मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि कंपनी सही है, कंपनी जो भी बोल रही है वो सही है। बट कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है कि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलूं कोई कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है कि वो सही है? क्यों नहीं सर पॉसिबल, क्यों नहीं है? बिकॉज भाई सबसे पहली चीज, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो किसने बनाए? मैनेजमेंट ने बनाए, वो कंपनी ने बनाए। वो तो मैं नहीं बना रहा हूं, वो तो कंपनी बना रही है। अभी स्मॉल साइज फर्म में आप जाओगे, कभी प्रैक्टिस करोगे या देखोगे, कभी भी आप किसी दोस्त को पूछोगे जो भी सीए फर्म में है या कोई स्मॉल साइज फर्म में है, किसी को भी पूछ लो, वहां पे ऐसा चीज होता रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही बनाए। बट एक्चुअल में बोलूं, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बातें करूं तो उसमें क्या रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का, मतलब कंपनी का। जब भी मैं कंपनी के लिए नाम यूज करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा मैनेजमेंट का। परफेक्ट है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का। अभी जब मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बनाने वाला वो है एफएस। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, अभी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लूंगा तो अब तो पागल हो जाओगे। इतने सारे कंपनीज, इतने सारे सेक्टर्स, इतने सारे ट्रांजैक्शंस, कैसे कोई ऑडिटर बोलेगा कि भाई हर ट्रांजैक्शन, एक एक रुपए का जो भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो एग्जैक्टली सही है, कोई डाउट ही नहीं उसमें? फिर तो पागल हो गया वो। अरे ऑडिट करने गया, 2 साल तक रिटर्न ही नहीं आया, क्यों भाई? अरे 100% टेस्टिंग करने जा रहा था। अरे पागल है क्या? 2 साल तक तू काम करता ही रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा वो, तो भी खत्म नहीं होगा। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा सर? ऑडिटर कुछ कुछ चीजें देखेगा, उसमें से 100% देखेगा क्या सब चीजों का? नो। 100% चीजें कवर करेगा ऑडिट में, मैक्सिमम चीजें कवर करेगा, 100% नहीं, मैक्सिमम चीजें कवर करेगा, ठीक है। बट वो जो भी चीजें कवर करेगा, उनका जो भी पॉपुलेशन रहेगा, वो जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, वो सब नहीं करेंगे। मतलब मैंने क्या बोला भाई, मैं पीपीए करोड़ 40 करोड़ का बोल रहा हूं ना, पीपीए का ये 40 करोड़ नहीं, मैं इसमें से कुछ ही टेस्ट करूंगा। लेट से मैं 10 करोड़ का, 20 करोड़ का टेस्टिंग करूंगा, 40 करोड़ पे ऊपर मैं कुछ अदर प्रोसीजर्स करा के उसको खत्म करूंगा। बट मैं मेजर टेस्टिंग जो करूंगा ना, वो 10-20 करोड़ का करूंगा। इसके बाद यहाँ पे जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं, मेजॉरली सभी आइटम्स में कवर करूंगा, बट सबका मैं थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग करूंगा। मैं 10 करोड़ का टेस्ट किया, 10 करोड़ पे प्रोसीजर किया, 10 करोड़ का एग्जामिनेशन किया, मुझे लगा सही है सर, 10 करोड़ में सही है तो 40 करोड़ पे सही है। समझ रहे हो आप? मतलब मैंने नेक्स्ट बोलूँ मैं बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लोन, ठीक है। अभी मैं बोलूँ बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स है, मैंने लेट से 5 करोड़ का कुछ बोरोइंग है, मैंने क्या किया, 5 करोड़ के लिए टेस्टिंग किया, या 5 करोड़ में से मैं क्या बोलूँ, चलो छोटा बैलेंस है, पूरा देख लेते हैं, एक ही लोन है तो मैं पूरा 5 करोड़ का टेस्टिंग कर दिया। अगर मैं बोलूँ इन्वेंट्री, मैं सभी पॉसिबल सिनारियोस कवर कर रहा हूँ। इन्वेंट्री लिखा है यहाँ पे 25 करोड़ का। अभी 25 करोड़ में कितने सारे स्टॉक्स रहेंगे भाई, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे रॉ मटेरियल्स, इतनी सारी चीजें, कैसे पॉसिबल है 25 करोड़ में पूरा टेस्ट करो? तो इसीलिए क्या है कि भाई 25 करोड़ में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लें, एंड वो अगर सही है तो मान ले कि 25 करोड़ का सही है। इसलिए मैंने क्या किया, 25 करोड़ में से मैंने अप्रोक्सीमेटली बोलूं मैं 10 करोड़ का इन्वेंट्री टेस्ट कर लिया। 10 करोड़ में कुछ गलतियां नहीं मिली तो मैं बोलूंगा भाई 25 में भी कोई गलतियां नहीं है। अभी देख लो, ऐसे बैलेंस शीट का पूरा करोगे, P&L का करोगे, कैश फ्लो करोगे, नोट्स करोगे, सब करोगे, परफेक्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे एक एकदम छोटा सा आंसर देना, ओके। एंड मुझे लग रहा है जब भी आप आंसर दोगे ना, आई एम 100% श्योर जब भी मैं रिवील करूंगा वो सही होगा। सिंपल सी बात है बच्चा, देखो मैं 10 करोड़ का टेस्टिंग करके 25 करोड़ पे कुछ मेरा ओपिनियन दे रहा हूं, ये वर्डिंग दिमाग में बिठा लेना अभी, ओपिनियन मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से क्या है भाई। 10 करोड़ का मैंने टेस्टिंग किया, 10 करोड़ में मुझे कुछ गलतियां नहीं मिली, चल ठीक है, वहां पर मैं मेरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं भाई कि वो सही है। बट मैं 10 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ पे बोल रहा हूं कि वो सही है या नहीं है, तो जो बीच में 15 करोड़ था वो तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया, उस पर तो मैंने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं किए। तो 15 करोड़ तो मैंने एज्यूम कर लिया ना, मैंने तो एज्यूम कर लिया कि वो भी सही होंगे। ये क्यों एज्यूम किया? बिकॉज तुम्हें 10 करोड़ में कोई गलतियां नहीं मिली, समझा? 10 करोड़ में कोई गलतियां मिलती तो फिर यहां पे आप एज्यूम नहीं करते, यहां पे कुछ और चीजें करते। बट 10 करोड़ में कुछ गलतियां नहीं मिली तो मैंने बोला भाई 15 करोड़ भी सही होंगे, तो इसीलिए 25 करोड़ का मैंने बोल दिया भाई सही है। बट जो 15 करोड़ है वो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा क्या? यस सर नो? योर आंसर शुड बी नो। यस, परफेक्ट है।
सही है क्या? तो नहीं ना बोल पाऊंगा ना, क्यों नहीं बोल पाऊंगा? बिकॉज अरे वो मैंने टेस्ट ही नहीं किया तो मैं कैसे बोलूं? अभी मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूं बट मैं किसी के बेस पे बोल रहा हूं, तो ये मेरा ओपिनियन हुआ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये करेक्ट तो नहीं है बट ये फेयर है। क्या बोला मैंने? करेक्ट तो नहीं है बट फेयर है, बिकॉज जितना मैंने काम किया उस बेसिस पे ये सही है। परफेक्ट। एंड दैट्स वाई आपका जो भी ओपिनियन जाता है, एग्जामिनेशन होता है, वो इंडिकेट करेगा भाई एमटीटी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है क्या एंड फेयर है क्या। क्या बोला मैंने? ट्रू है क्या एंड फेयर है क्या, नॉट ट्रू एंड करेक्ट। क्या बोला मैंने? ट्रू एंड करेक्ट नहीं सर, ट्रू एंड फेयर। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे बन सकता है। ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। क्या बोला मैंने? ट्रू एंड फेयर व्यू, बट नॉट ट्रू एंड करेक्ट। एकदम अच्छे से दिल लगा के सुन लिए बात, अच्छे से परफेक्ट एकदम दिमाग में फिट कर देना। चलो अभी मैं बात करूंगा आगे। ये हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार ऑडिट का लिख लिया आपने। क्या बोला मैंने? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। क्या? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, एन कर लो इधर, एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। परफेक्ट। ट्रू एंड फेयर है या नहीं है भाई, वो चेक करने के लिए अभी मैं कुछ बातें करूंगा अच्छे से। ये तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का बोल दिया। अभी कुछ टाइप्स देखेंगे। क्या? एक ही कंपनी एसके लिमिटेड। अभी एसके लिमिटेड में मैंने एक तो चीज बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सिर्फ फाइनेंस का फंक्शन है क्या यार? नहीं ना, ये तो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करता है। क्या बोला मैंने? ये कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग है। अभी ये जो मैन्युफैक्चर करता है ना, तो इसमें इसके काफी सारे ऑपरेशनल चीजें आती हैं। क्या बोला मैंने? ऑपरेशनल चीजें आती हैं। परफेक्ट। ऑपरेशनल है ना, बराबर है ना। बजट बनाएंगे, ऑपरेशनल है, बजट बना रहा हूं या भाई मेरा 3 साल में कितना सेल हो सकता है, क्या कैश फ्लो रहेगा, कितने पैसे मेरे पास आ सकते हैं, कितना मेरा प्रोजेक्शन रहेगा, क्या मुझे करना है, विजन है, मिशन है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स। ठीक है, काफी सारी चीजें रहेंगी। अभी जब मैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट बोला तो इधर क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये सही है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। व्हाट अबाउट ये ऑपरेशनल चीजें जो हो रही है, ये सही है या गलत है। व्हाट अबाउट ये ऑर्गेनाइजेशनल जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब ये डिसीजंस आपके ऑपरेशनल में भी हो सकते हैं, ये डिसीजंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हो सकते हैं। ये कितने सही है, ये कितने गलत है। परफेक्ट। तो ये तो कोई चेक करने के लिए जरूरी है क्या? कहीं जगह पे जरूरी है। अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो जरूरी है सब, अगर नहीं है इतना बड़ा तो जरूरी नहीं है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के लिए भी किसी को बंदे को हम अपॉइंट करें। क्या? मेरा ही कंपनी है ना, इसके लिमिटेड यार, मुझे चाहिए कि मैं जो डिसीजंस ले रहा हूं, मेरे जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, क्या वर्डिंग यूज किया मैंने? प्रोसीजर्स, जो भी मैं ऑपरेशनल प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा हूं वो सही है क्या? एंड अभी प्रोसीजर सही होने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यार, पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करने के लिए पहले कुछ प्लान बनाओगे कि मुझे 3 महीने में एग्जाम देना है, तो 3 महीने में ये सब चीजें हैं भाई, ये 3 महीने में ये कवर होना चाहिए, ये 3 महीने में इतना सब कवर करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, हर रोज ये करूंगा। ये सब प्लान हो गया है यार, ये पेपर पे सब सही था। अभी आप हर रोज पढ़ाई करने गए, प्लान फॉलो ही नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा? कैसे आपका प्लान फॉलो नहीं कैसे आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा फिर? एब्सोल्युटली नहीं। सेम थिंग, कंपनी ने प्रोसीजर्स तो बना लिए, ये प्रोसीजर सही भी है, चेक करने वाला बंदा भी लग रही है, बट ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या, वो देखना जरूरी है ना। तो ये प्रोसीजर्स का डिजाइन, क्या बोला मैं टेक्निकल वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग बहुत काम का है ऑडिट में। डिजाइन मतलब क्या कि भाई कैसे प्रोसीजर्स है, कैसे बनाए हैं, ठीक है ना, ये सही है क्या प्रोसीजर्स। इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्या बोला मैंने? इम्प्लीमेंटेशन, कि ये प्रोसीजर जो है ना, ये इंप्लीमेंट कर रहा है क्या एंटिटी, मतलब एंटिटी के एम्प्लॉइज ये प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं क्या, ये आपने देखना जरूरी है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, तो ठीक है यार, ये तो बिजनेस के प्रोसीजर्स हो गए जिसका कोई डायरेक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट नहीं आता, बट जो भी प्रोसीजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग है, वो प्रोसीजर्स भी तो सही होने चाहिए। सही है क्या?
वो प्रोसीजर्स भी तो सही होने चाहिए। अगर वो प्रोसीजर्स मैंने गलत हो गए तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है ना एफएस में वो तो गलत हो जाएगा ना। अगर मेरे प्रोसीजर से गलत हो गए मैनेजमेंट के तो वो इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाएगा। तो जब मैं इन्फॉर्मेशन चेक करने जा रहा हूं तो मुझे जरूरी नहीं है क्या कि पहले भाई प्रोसीजर्स देख ले। क्या बोला मैंने, जब मैं इन्फॉर्मेशन देखने जा रहा हूं, जब मैं बैलेंस शीट का पीपी देख रहा हूं 40 करोड़ है, अभी जिस 40 करोड़ ये कहां से मिला, या कोई सिस्टम से मिला, कोई कंप्यूटर से मिला। कंप्यूटर में जब भी इंफॉर्मेशन डाल रहा था एम्प्लॉय उसने गलती कर दी, तो ये जो इनपुट दे रहा है एम्प्लॉय ये तो प्रोसीजर हुआ। अभी ये प्रोसीजर में ही कुछ झोल है भाई, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये मुझे सबसे पहले प्रोसीजर कितना सही है वो देखना जरूरी है। तो इसीलिए जब मैं कोई ऑडिट कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो भी मुझे प्रोसीजर देखना जरूरी है। बट लॉजिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे मैं कौन से प्रोसीजर्स देखूंगा, बोलो मुझे। यहां पे मैं सिर्फ वही प्रोसीजर्स देखूंगा जिसका डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इंपैक्ट है, डायरेक्टली इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी। परफेक्ट, कि जो एफएस को इंपैक्ट करते हैं वो उसका मैं प्रोसीजर देखूंगा। जो एफएस को इंपैक्ट नहीं करते भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ओपिनियन देना है एफएस पे, तो मैं क्यों देखूं ऑपरेशनल चीजों को। सही है ना, एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलो यहां पे बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अभी जब मैं इसी को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लेके आऊं तो चलेगा आपको? एब्सोल्युटली चलेगा, नहीं सर दौड़ेगा। चलो फिर देखते हैं क्या होता है इधर। जो बंदा, क्या बोला मैंने, जो बंदा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा ना उसको बोलते हैं, अरे यार, एफएस ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर। क्या नहीं, एकदम सिंपल सी बात। अभी मैं इसमें ही दो नाम करूंगा कि ये ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट कंपनी का नहीं है भाई, लॉ बोल रहा है कि ऑडिट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिट करने का जो रिक्वायरमेंट है एफएस का, ये लॉ बोल रहा है कि भाई ऑडिट करना पड़ेगा। सर ऐसा कौन सा लॉ बना है जिंदगी में कि जो बोलेगा ऑडिट करना पड़ेगा? वो बना है आपका कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले 1956, उसकी बातें नहीं करेंगे, 2013 की बातें करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 बोला कि भाई जो भी कंपनी है उसको 100% मैंडेटरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब करवाना पड़ेगा। ये कभी भी कोई भी लॉ, अभी ये कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है ना भाई, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट 1963। इनकम टैक्स एक्ट बोला कि भाई ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो यहां पर भी मैंडेटरी हो गया। ये हुआ आपका टैक्स ऑडिट। यहां पे आपका जो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, एफएस ऑडिट। परफेक्ट। ऐसे ही जो भी लॉज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से। सही है। जब भी कोई लॉ रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं कि ऑडिट करना जरूरी है एफएस का, उसको बोलते हैं क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। परफेक्ट, क्लियर विद दिस? आई होप यू गाइज आर 100% क्लियर विद दिस। जब भी कोई लॉ बोल रहा है कि भाई ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, तब क्या बोलेंगे? ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ और स्टैट्यूटरी ऑडिट। परफेक्ट है। सेकंड थिंग, जब सर मैंडेटरी तो नहीं है, कोई लॉ नहीं बोलता ऑडिट करवाओ, बट एंटिटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद बोल रहा है कि भाई मुझे ऑडिट करवाना है मेरे फर्म्स का, मुझे मेरा एंटिटी का ऑडिट करवाना है, मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है। सर ऐसा क्यों करेंगे? पागल हो गए क्या? क्यों फुकट का खर्चा करेंगे? भाई पागल नहीं हुए। जब भी कोई खर्चा करता है बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ तो रिटर्न है ना भाई, तभी तो करेगा। अभी इसमें रिटर्न क्या है ना सर, अरे कोई बंदा आएगा चेक करेगा तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन बनाया है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है क्या नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप बैंक में गए, बैंक से लोन लेना है आपको, ठीक है, आपका छोटू सा सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या बोला मैंने? कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी मान लो। बैंक लोन लेना है, बैंक में जाओगे, बैंक वाले बोलेंगे भाई तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। आप बोलोगे अरे यार हम तो यार खतौनी पता है आपको, ले जाओ, ऐसे लाल कलर का बुक होता है पढ़ा होगा आपने, देखा होगा ना, जो पुराने जमाने में तो यही यूज होता था। अभी तो कंप्यूटर आया ना, तो कंप्यूटर में तो अभी तो ऐसे नए नए कितने सारे सॉफ्टवेयर है,
बट पुराने जमाने में तो लेजर खत्म नहीं होता था ऐसे। वो दिवाली में आप देखते भी होंगे कि पूजन के लिए करते हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए, तो वो जो खतौनी है वो बोल रहा है कि भाई ये देखो हमारी इतनी खतौनी। वो बैंक बोलेगा अरे पागल है क्या, मैं खतौनी चेक करते बैठूंगा कितना है तेरे इसमें, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। बोलेगा ठीक है यार मैं लिख दे देता हूँ समरी बैलेंस शीट P&L का। बोलेगा अरे यार तू जो लिख के देगा मैं कैसे ट्रस्ट करूँ तेरे ऊपर कि भाई तूने जो बोला वो सही है या नहीं है, किसी का तो सही सिक्का ला के दे उस पर। वो बोला किसका लो, बोले चार्टर्ड का ले क्या, बोले कौन नहीं चार्टर्ड, बोले CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बोले ठीक है यार जाना पड़ेगा। CA के ऑफिस में गया, वो बोला भाई मुझे ये सही दे दो ना, इस पर सिक्का लगा के दो ना, वो बैंक वाले मान नहीं रहे। बोले पागल है क्या तू, मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि तू जो बोल रहा है वो सही है, मेरा तो जान खतरे में आ जाएगा अगर मैंने कुछ गलत इस पर सही कर दिया तो वो बोलेगा भाई नहीं यार तू भी नहीं कर सकता, बैंक वाले भी नहीं मान रहे, मैं क्या करूं। बोलेगा अरे टेंशन मत लेना, ऑडिट फीस दे, मैं तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामाइन करता हूँ, चेक करता हूँ एंड फिर उस पर सही सिक्का लगा दूंगा। अगर कुछ मुझे लगा कि जो ले कुछ गलतियां है तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे अगर तू मान रहा है तो, अगर तू नहीं मानेगा तो फिर मैं मेरा ओपिनियन दे दूंगा वैसे। तो जब भी कंपनी को छोड़ दो, जब भी कोई बिजनेस एंटिटी को लॉ तो नहीं बोलता बट कुछ रीजन के वजह से, जैसे कि बैंक लोन, रीजन के वजह से उसके एफएस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना होता है, उसको बोलेंगे वॉलेंटरी ऑडिट। क्या बोला मैंने, वॉलेंटरी ऑडिट। सही है, क्लियर विद दिस, आई होप यू गाइज आर एकदम परफेक्ट 100% क्लियर। सही है ना, वॉलेंटरी ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी मतलब कौन सा, जब लॉ रिक्वायर करता है भाई ऑडिट करवा के लेना है तो करवा के लेना है, मैंडेटरी है, तेरी इच्छा कुछ काम नहीं करती। बट वॉलेंटरी, जब कोई ऐसा सिनारियो, लॉ नहीं बोलता बट कोई सीन है, कोई बेसिकली रिक्वायरमेंट है जिसके वजह से आप चाहते हो कि भाई आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, और सेकंड थिंग आपको खुद को कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप ऑडिट करवा के ले रहे हो, तो भाई वो क्या हुआ, वॉलेंटरी ऑडिट। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, परफेक्ट। इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये सब चीजें आएगी अपने इसमें, मैंने बहुत बेसिक लेवल पे सब चीजें कवर करा रहा हूं। अभी हम पहुंच जाएंगे ऑडिट में, पूरा बेसिक साज एकदम एकदम चिट्ठा कर देंगे इसका, एकदम छोटी छोटी बातों से लेके पूरा, ये पूरा धागा जोड़ देंगे हम बाद में, है ना, पूरा धागा जोड़ देंगे, टेंशन मत लो, एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ रहना। अभी कोई कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% चाहिए मुझे, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आने चाहिए ये आया वो नहीं, कुछ नहीं। अभी एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ सुन लो मेरा क्या बोल रहा हूँ। अभी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट की बात की है, एफएस ऑडिट। मैं गया कंपनी में, आपने ध्यान देना है, मैं बात करूंगा 4 फेजेस। क्या बोला मैंने, कोई भी जिंदगी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लो। क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर लो, कोई भी, वो स्टैट्यूटरी होने दो, वॉलेंटरी होने दो। वॉलेंटरी में कुछ आगे पीछे हो सकता है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, बट मैं स्टैट्यूटरी बोलूं तो 100% ये 4 फेजेस में से जाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, अगर प्रॉपर कंपनी है तो। इसमें का एक फेज है जो 100% सब जगह फॉलो होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कुछ मैटर्स पे। मैं बात करूंगा, अच्छे से ध्यान देके 100% सुनना, ठीक है, परफेक्ट। चलो गाइस, सबसे पहली चीज मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला प्लानिंग। सर क्या बात किया आपने, मतलब इतनी सी छोटी सी चीज हमें नहीं समझती क्या। अरे भाई मैं प्लानिंग, इसके साथ में बात करूंगा स्ट्रेटेजी। क्या बोला मैंने, तो मैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी लिखूंगा। क्यों यार, क्यों ऐसे, मतलब प्लानिंग लिखा तो ठीक था ना, नो, स्ट्रेटेजी एंड देन प्लानिंग। फर्स्ट चीज खत्म, ये हुआ आपका फेज 1। सेकंड आता है फेज 2, जिसमें मैं कुछ एक टेक्निकल वर्डिंग लिखूंगा, एकदम चक्र मत जाना, चुपचाप एकदम दिल से सुनना है बस मैं क्या बोल रहा हूं। टेक्निकल वर्डिंग लिख रहा हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं समझ रहा है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फेज 3 मैंने लिखा, अगेन नेक्स्ट टेक्निकल वर्डिंग, सब्सटेंटिव ऑडिट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख लो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर लिखो, वैसे भी हमें कुछ नहीं समझ रहा है अरे टेंशन मत लो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब ऑडिट होगा ना आपका क्लास, देखो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल किधर रहता है, एंड ये तो चिल्लर हो जाएगा आपके लिए, कुछ नहीं। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, देन लिखा मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, देन थर्ड लिखा मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, फोर्थ लिख रहा हूं मैं इवैल्यूएशन। बस खत्म, एंड यस सर खत्म, कंक्लूजन।
ठीक है, ये 4 फेजेस के अलावा ऑडिट में कुछ नहीं दिखेगा। क्या बोला मैंने? ये 4 फेजेस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस। 100% सब चीजें इससे रिलेटेड है। तो जब भी मैं चार्ट बनाता हूं ना, तो मैंने चार्ट में ये 4 फेजेस किए हैं। इसी 4 फेजेस से मैं मैक्सिमम चार्ट पूरा सी इंटरमीडिएट के लिए बना चुका हूं कि ऑलमोस्ट सभी चीजें इसी से रिलेट होती है। कहीं न कहीं तक धागा जुड़ जाता है। सही है, ठीक है, टेंशन मतलब एकदम सही क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बात करूंगा पहले फेज से, एकदम छोटा छोटा बेसिक लेवल पे बातें करेंगे। इस फेज का डिटेल में हम बाद में बातें करेंगे। चलो, सबसे पहले देख लो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब आपको पता है, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सोचना, आपको टाइम दूंगा मैं बस 5 सेकंड का। सोचो, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो एंड सोचते बैठो, एंड देख जब सोचना खत्म हो जाएगा तब आ जाना फिर से यहाँ पे। चलो, आई होप आपका टाइम खत्म हो गया। चलो, आपने सोच लिया ना, या सोचा होगा तो सही सोचा होगा, अगर गलत सोचा है तो सुन लो क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी मतलब एक सब कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है, वही है। अगर ऐसा सोचा है तो सही है। प्लानिंग मतलब सर कुछ उसके नीचे लग रहा है बट डिटेल्ड लेवल पे लग रहा है, ऐसा सोचा आपने। स्ट्रैटेजी मतलब कुछ हेवी वर्ड लग रहा है सर, उसके बाद में कुछ थोड़ा मुझे वर्डिंग लग रहा है प्लानिंग वाला। एब्सोल्युटली सही हो आप। स्ट्रैटेजी इज ओवरऑल अप्रोच। क्या बोला मैंने? ओवरऑल अप्रोच। उसके बाद प्लानिंग इज व्हाट योर डिटेल्ड अप्रोच। क्या बोला मैंने? डिटेल्ड अप्रोच। सही है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। स्ट्रैटेजी जब मैं बोलता हूं ना, तो ऑडिट के एंगल से बात करूंगा। अभी देख लो, मुझे ऑडिट करने जाना है भाई। मुझे किसी कंपनी ने बोला कि सर हम आपको ऑडिटर करके अपॉइंट करते हैं। क्या? हम आपको ऑडिटर करके अपॉइंट करते हैं। हमारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि इसको करना है तो कर लो। चलो ठीक है भाई, मैं अभी डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लूंगा क्या उस ऑडिट के असाइनमेंट को? अभी जब भी मैं ऑडिट में असाइनमेंट वर्ड नहीं यूज करूंगा, इसके बजाय मैं वर्ड यूज करूंगा एंगेजमेंट। समझ लेना, टेक्निकल वर्डिंग सा। असाइनमेंट, असाइनमेंट तो पता ही है ना आपको। असाइनमेंट को बोलते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट। जो भी काम करोगे ना उसको एंगेजमेंट। कुछ किधर के किधर मत पहुंच जाना, ढुक लो। अगर किधर पहुंच गए हो ना तो आ जाओ वापस इधर। जो कुछ पहुंचने होंगे, जिनको कुछ समझा ही नहीं, फिर छोड़ दो, टेंशन मत लो। हाँ, अभी एकदम 100% फोकस इस पे। एंगेजमेंट क्या बोला मैंने? ऑडिट का असाइनमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट। इसके बाद मैं सिर्फ एंगेजमेंट का वर्ड यूज करूंगा। चलो, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लूं। वो बंदा मुझे अपॉइंट कर रहा है, भाई इतना फ्री बेटा है तू, फ्री बेटा है तो कर ले। अगर फ्री नहीं बेटा है तो सोच कि भाई वो मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बोलेगा सर ऐसा थोड़ी ना रहता है, जब फ्री नहीं बेटा हो तभी सोचूंगा, मैं बाद में भी सोचूंगा। भाई तू तो फिर देवता है, सोच ले। सोचना जरूरी है। हर बार जब भी तू ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, सोच तूने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे यार पैसे मिल रहे क्यों ना करूंगा? अरे देख लो फिर IL&FS, कितने सारे एनरॉन स्कैंडल। सत्यम नाम सुना है? अरे बच्चों सुना होगा ना नाम, सत्यम का घोटाला, एनरॉन स्कैंडल, IL&FS रिसेंटली। ये तो माल मसाला वाला है ना, डिलॉयट KPMG को फंसा था ना इसमें, IL&FS में। तो ये IL&FS जो है, एनरॉन जो है, सत्यम जो है, इतने सारे अगर स्कैंडल्स हो रहे हैं, इसमें ऑडिटर्स के नाम आ रहे हैं, तो भाई रिस्क है, जेल हो सकता है आपको। कितने सारे, क्या बोलूं अभी मैं आपको, कितने सारे झोल हो सकते हैं। सो अगर इतना सारा रिस्क है सर, तो मैं करूं क्या एक्सेप्ट? तो ये तो सोचने के लिए ही मैं बोल रहा हूं कि भाई तूने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन। सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। चलो ठीक है, तूने एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर लिया, वो तेरा आता है सबसे पहला फेज। क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस डिसीजन। जो आप अभी पढ़ रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं अभी, ये जब से स्टार्ट हुआ ना फेजेस, कंप्लीट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ। इसके पहले वाला जो बात कर रहे थे कंप्लीट प्रैक्टिकल था। अभी तो बहुत डिप में जा रहे हैं हम, एकदम खाई में जा रहे हैं। अच्छे से सुनना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पहले मैंने क्या बोला? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस डिसीजन। समझता है आपको? सर 2 वर्डिंग्स क्यों इसके, अभी कंफ्यूज हो रहा है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस डिसीजन। एक्सेप्टेंस मतलब तो समझ गए आपको कि भाई
जिस क्लाइंट का मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, यही क्लाइंट का मैं लास्ट ईयर ऑडिट कर चुका हूं, अभी इस साल में सेकेंड टाइम कर रहा हूं, तो मैं एक्सेप्टेंस तो कर लिया, अभी मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। मतलब कंटिन्यू करूं कब उस क्लाइंट को या ना करूं। लास्ट ईयर उस क्लाइंट ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया, तो अभी मेरे दिल में इच्छा नहीं है कि उसका मैं ऑडिट करूं, तो भाई तो कंटिन्यू ना कर। सही है, तो यहां पे मैं वर्डिंग यूज करूंगा कंटिन्यूअंस। सही है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। अभी जब मैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस का डिसीजन ले लिया, मैंने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, भाई चलो ठीक है यार, मैं अभी नया क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा हूं, या मैं अगर पुराना क्लाइंट की बात कर रहा हूं तो कंटिन्यू कर लिया। सेकेंड थिंग, अभी तू डिसाइड करेगा कि भाई तेरे पास टाइम कितना है। क्या बोला मैंने? तेरे पास टाइम कितना है काम करने का। क्यों सर? आ जाओ मेरे साथ नए कंसेप्ट पे, मैं पूरा जोड़ रहा हूँ आपको। जब 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 सब चीज़ें आती है वैसी सब बातें करूँगा। ये हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पता है ना? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को खत्म होगा। अरे यार इतनी छोटी बातें सर हमें पता ही होनी की ना, हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, क्यों पता नहीं होगी? मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? वो बोल रहा है सर रुक जाओ। अरे ऐसा नहीं रुकूंगा, मैं तो रुकूंगा ही नहीं। हाँ हो गया शुरू, लगा ये तो मानने वाला नहीं है। अभी हम शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 क्या लिख दिया सर आपने? 1 अप्रैल 19 बेटा, फिर से मान नहीं रहा। अरे यार डोकले ऐसा क्यों करना? 1 अप्रैल 2019 31 मार्च 2020। इस ईयर का मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। क्या बोला मैंने? इस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट बनेगा, P&L बनेगा, कैश फ्लो बनेगा, नोट्स बनेंगे, सोकी बनेगा अगर इंडेस है तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुझे ऑडिट करना है। तो ये जब मैं ऑडिट करूंगा ना सर, तो ये ऑडिट पे ऊपर मैं जो ओपिनियन दूंगा, ये ओपिनियन में तो लिख के दूंगा ना किधर तो भी। अरे भाई मैं लिख के दूंगा ना शेयर होल्डर्स को, मेरे बोलने पे कॉल करके बोलूंगा क्या सबको? मैं नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं लिख के दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, भाई ये देखो मैं लिख के दे रहा हूं कि ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, या नहीं है तो फिर क्या झोले। सो ये सब मैं लिख के दूंगा। तो ये जो लिख के दूंगा ना इन रिटर्न फॉर्मेट, उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला मैंने? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट तो समझ रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं। क्या बोला? मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं ना। रिपोर्टिंग सब, रिपोर्टिंग किसको? शेयर होल्डर्स को। कि सर मैं लिख के दे रहा हूं कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी आपको बता रहा है ना, ये सही है या गलत है। तो गलत है तो किधर गलत है, कितना गलत है, क्या गलत है, सही है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको सर इस रिटर्न फॉर्मेट में। परफेक्ट, आई होप यू गाइज आर क्लियर नाउ। अभी ये तो चीज क्लियर हो गया आपका ऑडिट रिपोर्ट। मैं ये ऑडिट रिपोर्ट जब जी में आए तब दे सकता हूं क्या? नो 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 भाई, ऐसे नहीं चलेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बातें करूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैंडेटरी है ना। कंपनी का जब एजीएम होगा, क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी का एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, कितने दिन में होना चाहिए? कंपनी लॉ अगर क्लियर है तो पता रहेगा, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके 180 दिन के अंदर एजीएम रखना पड़ता है, सही है ना। अगर मैं बोलूँ एजीएम है कंपनी का, तो यहाँ पे मुझे वो ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे मैक्सिमम डेट यहाँ पे मुझे होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट मैंने देना चाहिए उनको। सर अगर यहाँ पे देना है तो मतलब मुझे काम करने के लिए इतना ही टाइम मिलेगा, बस इसी दिन तक मुझे टाइम रहेगा? यस एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एक चीज आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे किधर गया, एक मिनट। यस चलो आ जाते हैं फिर से। एजीएम, मैं क्या बोल रहा हूँ? एजीएम। तो ये जो एजीएम 180 दिन में हुआ, तो यही तो रीजन है आपका कि सर ये 180 दिन में मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। क्यों मैं यहाँ पे नहीं कर सकता? कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम तो यहाँ तक ही है आपके पास, तो इसी को मैं बोलूंगा क्या? टाइमलीनेस। वर्डिंग अच्छे से याद रखना, टाइमलीनेस मतलब मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मतलब क्या? लिमिटेड टाइम है कि मैं ऑडिट परफॉर्म करूँ। अभी मुझे बताओ लिमिटेड टाइम में आपके पास कितने रिसोर्सेस है, सब चीज़ें डिपेंड करेगा ना कि आप कैसे ऑडिट करोगे, सही है क्या। एंड दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका तब आएगा ये सब प्लान करना भाई, कि ये इसमें मैं इतने टाइम पीरियड में मैं कैसे ऑडिट को ख़त्म करूँ, कैसे ऑडिट को मैं ख़त्म करके यहाँ पे ओपिनियन दूँ, ये डिसाइड करना ओवरऑल अप्रोच।
ओवरऑल अप्रोच, क्या बोले, ओवरऑल अप्रोच। तो अगर मैं ओवरऑल अप्रोच को एक शॉर्ट वर्डिंग में बता दूं आपको तो अच्छे से समझ लेना। ओवरऑल अप्रोच इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। समझ रहे हो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। 3 वर्डिंग मैंने यूज किए। सबसे पहले मैंने ओवरऑल अप्रोच मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रेटेजी में 2 बाइफिकेशन किया, स्ट्रेटेजी एंड सेकेंड बोल रहा हूँ प्लानिंग। अभी मैं डिटेल में बोल रहा हूँ। जब मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ तो मैंने लिखा सर ये क्या रहता है, ये डिटर्मिनेशन रहता है, क्या, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप, सेकेंड टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप मतलब वर्डिंग समझ रहे हैं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे। स्कोप मतलब मेरे हिस्से में क्या क्या आता है, मतलब मैंने क्या क्या करना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब व्हाट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, व्हाट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। परफेक्ट। टाइमिंग, व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट, व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट। एंड डायरेक्शन, हाउ टू परफॉर्म ऑडिट, क्या बोला मैंने, हाउ टू परफॉर्म ऑडिट। उसका पाथवे, सिर्फ पाथवे की बात कर रहा हूं। कैसे मतलब मैं पूरे प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज। हाउ टू परफॉर्म ऑडिट मतलब किस वे में परफॉर्म करूं, किस पाथ में परफॉर्म करूं। हाउ टू परफॉर्म ऑडिट, वे, हाउ टू परफॉर्म द ऑडिट, पाथ और वे। क्या बोलूं मैं, सही है, क्लियर विद दिस। ये हुआ आपका स्ट्रेटेजी, इसी को बोलते हैं ओवरऑल अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। अभी जब मैं प्लानिंग बोलूं तो प्लानिंग में इसी का एक्सटेंशन करना बच्चों। क्या बोला मैंने, पहले तो अपने स्ट्रेटेजी बना ली कि मुझे यार ये चीजें हैं, ऐसे ऑडिट करना है, ये सब चीजें कवर करनी है, ये इतने दिन में करना है, टाइमिंग, एंड इस वे में करना है, इस पाथ में मैंने फॉलो करना है, ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्शन। अभी मैं बात करूंगा प्लानिंग की। तो प्लानिंग इज व्हाट यूर डिटेल्ड अप्रोच टू डिटरमाइन, प्लीज अच्छे से सुनना, टू डिटरमाइन 3 चीजें अगेन, नेचर, टाइमिंग, अगेन टाइमिंग सर, यस, एंड एक्सटेंट। बट यहां पे क्या है, यहां पे ऑडिट है क्या, नो। अभी तो आएगा आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोला मैंने, ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब सर ये जो हम हाउ बोल रहे हैं ना, ये हाउ एक्चुअली इधर आना चाहिए, सही है। तो ये हाउ का एक्सटेंडेड वर्जन इज दिस, एक्सटेंडेड वर्जन लिख दूं मैं इसे, मतलब आपको समझेगा कि सर यहाँ पे सिर्फ हम पाथवे डिसाइड किए, बट अभी हम पूरा डिटेल में डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, विच, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, विच ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड फॉलो। मैंने क्या करना चाहिए, पूरा काम, क्या क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए, वो हुआ नेचर, किस टाइप के प्रोसीजर्स करने चाहिए, विच टाइप, विच काइंड, ठीक है। टाइमिंग, मैंने यहां पे टाइमिंग बोला था कि व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट, भाई कब कितने दिन में खत्म करना है मुझे, हाउ मच टाइम आई हैव टू परफॉर्म माई ऑडिट, ठीक है। बट यहां पे मैं टाइमिंग बोल रहा हूं कि भाई अभी ये जो मैं बोलूंगा, लेट से मेरे पास है 90 डेज टू परफॉर्म द ऑडिट। अभी 90 डेज का डिटेल्ड वर्जन देखो ना, कि 90 डेज में मैंने कौन से दिन पे क्या करना है, पूरा डिटेल्ड प्लान। ये 90 डेज का डिटेल्ड प्लान इज व्हाट योर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कि टाइमिंग क्या है भैया, मैंने कब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो। एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट को बोलेंगे हाउ मच। सो मेरे दिल में आता है यार मैंने बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर्स करने हैं, अरे बट तेरे पास टाइमिंग नहीं है उतना, तेरे पास सिर्फ 90 दिन है, 90 दिन में तो सब खत्म करना है। हाँ तो फिर इमोशनल मत हो, इमोशनल मत हो, थोड़ा काम, बी काम एंड सोच भाई तूने कितना करना जरूरी है, हाउ मच यू शुड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। तूने कितना काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, वो तू सोचेगा। इसको क्या बोले, प्लानिंग।
ठीक है, ये प्लानिंग हेल्प करेगा. दिस इज द डिटेल्ड अप्रोच ऑफ द ऑडिटर टू डिसाइड व्हाट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म. सही है, क्लियर विद दिस. ये आप अच्छे से चार्ट बना लेना इसे ही आपके नोटबुक में. परफेक्ट. देखो इसके बाद में काफी सारी और चीजें आएंगी जो हम बाद में बात करेंगे इस प्लानिंग के सेक्शन में. ठीक है, काफी सारी और चीजें आएंगी जो हम बाद में बात करेंगे इसमें प्लानिंग के सेक्शन में. एंड अदर्स कर देता हूं, यहां पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो भाई. 3 अदर्स. परफेक्ट. ठीक है, अभी बात कर रहा हूं मैं बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. इसको हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिटेल में बाद में कवर करेंगे. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब सबसे पहले समझ लो. अभी मैं जब बिजनेस की बात करूं, आई होप गाइस, अगर आपको ब्रेक लेना है जस्ट पॉज कर देना वीडियो एंड ब्रेक ले लेना. मैं बस इतना कवर करूंगा ये फेजेस आज, एंड जस्ट आपको एक बार समरी दे दूंगा आज के सेशन का, एंड देन वी विल एंड अप विद दिस सेशन. बिजनेस की बात करूं तो इसमें काफी सारे रिस्क होते हैं, बराबर है. ये रिस्क फाइनेंशियल्स भी हो सकते हैं. फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसे का रिस्क है, मॉनिटरी अमाउंट का रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है. एंड कुछ अदर में बाइफरकेट करने तो अदर कर लो. यूजुअली ये 2 ही टाइप आएंगे आपके. ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं सर, मैं 2 ही ले लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग. ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क. अभी मैं बोलूं बच्चा कि फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या, जब रेवेन्यू पैसा, टर्नओवर, कुछ भी बात कर लो. ठीक है, टर्नओवर. जब मैं रेवेन्यू बोलूं तो रेवेन्यू मतलब जो मेरा इनकम बुक हो रहा है भाई, वो इनकम मेरा सही से बुक नहीं हुआ. क्या बोला मैंने, गलत रिकॉर्डिंग हुआ. क्या रिकॉर्डिंग, जब मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया ना, कंप्यूटर में जब एंट्री की तब वो गलत रिकॉर्ड हुआ. इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग. मैं क्या बोल रहा हूं सुन लेना अच्छे से. इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सही से रिकॉर्ड हुआ, इनकरेक्ट नहीं, करेक्टली रिकॉर्ड हुआ बट इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग. कि जितने ट्रांजैक्शंस हुए, 10 ट्रांजैक्शन आज हुए, 10 बार सेल ट्रांजैक्शन हुए, तो कब 10 में से सिर्फ इन्होंने 9 ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया. 10th वाला तो करने ही भूल गए, एक करने ही भूल गए, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग पॉसिबल है. ठीक है, 2 मेजर बातें करूंगा, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग. सर अगर ये ऐसा कोई रिस्क है कि ये कुछ गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दे, तो इनको तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा. एब्सोल्युटली यस. कैसे ध्यान रखेंगे, वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू मिटिगेट दिस रिस्क. क्या बोला मैंने, टू मिटिगेट दिस रिस्क. मिटिगेट मतलब क्या, इस रिस्क को मिटिगेट करना मतलब कम करना. मिटिगेट दिस रिस्क. सर कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ चेक्स वगैरह लगा देंगे ना वो, कि जहां से कोई बंदा चेक करेगा, इसने जो भी काम किया वो चेक करेगा कोई और बंदा. तो अगर ऐसे चेक करने वाला है तो मिटिगेट हो रहा है ना रिस्क के. अगर उसने कोई गलत कर लिया तो ये पकड़ लेगा उसको. तो ये मिटिगेट करने के लिए जो परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स, इनको बोलते हैं कंट्रोल्स. आई क्लियर हो, सही है. कंट्रोल्स मतलब क्या, कि सर जो ऐसे मैनेजमेंट के एंटिटी के प्रोसीजर्स जो वो किसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोसीजर कर रहे हैं, वो किसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कर रहे हैं, उसको बोलेंगे कंट्रोल्स. सही है, क्लियर विद दिस. एकदम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. इसके बाद सेम थिंग फॉर ऑपरेशनल ऑल्सो कैन बी देयर. सेम थिंग फॉर ऑपरेशनल कैन बी देयर, बट ऑपरेशनल में मैं रेवेन्यू टर्नओवर की बातें करूंगा क्या, नो. लेट्स से मैं बोलूं बजट, जो कंपनी बजट कर रहा है, अभी बजट का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं. तो बजट अगर कंपनी कोई कर रहा है कि भाई इसने कोई रेवेन्यू का बजट किया, सर अभी सेल्स की बातें कर रहे हैं तो सेल्स फाइनेंशियल नहीं आएगा, नो बेटा, ये तो बजट की बात हो रही है. बजट मतलब ये सोच रहा है कि अगले 12 महीने में कितना सेल होगा, तो इसका तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है. तो अगर ये जो बजट हो रहा है, ये बजट जो हो रहा है, ये बजट गलत होना, इनकरेक्ट बजट.
सर गलत कैसे हो सकता है? कोई भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलेगा ये तो बजट ही है ना, ये तो करेक्शन आएगा ही नहीं इसमें। बट इनकरेक्ट एजम्पशंस तो हो सकते हैं। मैं जब बजट बनाता हूं तो क्या करते हैं हम कुछ तो ग्रोथ रेट लगाएंगे। लास्ट ईयर इतना हुआ था, इस साल 10% से और ज्यादा ग्रो होगा, तो भाई इतना ग्रोथ रेट लगा, अगले का फिगर लगा। बट ये 10% ही गलत है यार, 10% का लॉजिक ही गलत है। तो एजम्पशन जो ले रहे हैं वो एजम्पशन ही गलत है। ये एजम्पशंस के बाद जो इनपुट डेटा ले रहे हैं, मतलब वो बजट बनाने के लिए जो लास्ट ईयर के फिगर्स लिए ना, जो लास्ट ईयर के अमाउंट लिए, वही गलत है, वो इनपुट डेटा इनकरेक्ट। अगर ऐसा कोई चीज है सर, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो ये भी तो रिस्क है। बट ये कौन से रिस्क है? ये ऑपरेशनल रिस्क है। अब ये ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट करना भी जरूरी है, बिकॉज जिसकी वजह से कंपनी का डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकते हैं, इसको भी हम कंट्रोल्स ही बोलेंगे। बट अभी मैं दो नाम कर दूंगा, ये हुए आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ये हुए आपके ऑपरेशनल कंट्रोल्स। सही है? फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ऑपरेशनल कंट्रोल्स। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। तो ये कंट्रोल्स को चेक करना, ये आपका आएगा सेकेंड फेज। ये क्यों चेक करेंगे ये पूरा डिटेल में देखेंगे बाद में, टेंशन मत लो। तो ये आपका हुआ सेकेंड फेज ऑफ योर ऑडिट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब ये कंट्रोल्स का चेकिंग करना कि सही से है या नहीं है। ठीक है? उसके बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अभी कंट्रोल्स प्रोसीजर्स को चेक करके हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैसे ओपिनियन देंगे यार? मुझे तो बोलना है ये 40 करोड़ सही है या नहीं है। तो ये 40 करोड़ को सही है या नहीं है देखने के लिए तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, वो अमाउंट्स, कुछ उसके इविडेंसेस, इनवॉइसेस बनाए तो इनवॉइसेस देखो, कुछ इविडेंसेस देखो, उसको मैं बोलूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है? इसमें दो पार्ट करूंगा मैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। डिटेल्स वर्डिंग समझ रहे हैं आपको, कि जो भी ट्रांजैक्शन है भाई उसके डिटेल्स, वो ट्रांजैक्शन के डिटेल्स टेस्टिंग करो, दैट इज व्हाट योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड सेकेंड आता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल मतलब समझता है आपको? एनालिटिकल तो मतलब समझता है ना, एनालिटिकल मतलब सर ऐसा जो दिमाग लगाएंगे हम, सोचेंगे भाई अगर ये कंपनी में ऐसी सब चीजें हैं तो ये कितना होना चाहिए, मतलब ये बेसिक इनपुट इतना है तो इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई इतना कुछ होना चाहिए, अभी एक्चुअल में जाके देख उतना ही है या नहीं है। मतलब यू आर परफॉर्मिंग सर्टन एनालिसिस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है, अभी वो इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ एनालिसिस करो, कुछ एक्सपेक्टेशन करो, कुछ ऐसे रेशियोज लगाओ, कुछ तो चीजें करो जो एनालिसिस करो एंड देन अराइव एट करो कि भाई कितना होना चाहिए था। अभी ये जो होना चाहिए था एंड जो एक्चुअल में है, इन दोनों में कुछ गैप है क्या, ये आइडेंटिफाई करना, असेस करना, उसके रीजंस का टेस्टिंग करना, ये एनालिसिस करना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। परफेक्ट? एंड इसके बाद में सर अभी तो प्रोसीजर्स कर लिए ना, अभी इवैल्यूएट करो आपके खुद के काम को, कि आपने जो काम किया वो सही हुआ क्या, ये सही हुआ क्या, तो आपका ऑडिट सही हुआ क्या नहीं, उसको इवैल्यूएट करो एंड देन कंक्लूड करो। कंक्लूड मतलब कैसे सर? ओपिनियन दो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करो। क्या बोला मैंने? ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करो। इश्यू करो मतलब क्या? ऑडिट रिपोर्ट टू इश्यू, इश्यू मतलब प्रोवाइड करो शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। ठीक है? कि सर ये लो ऑडिट रिपोर्ट, इसमें हमने ओपिनियन दिया है, भाई सही है या गलत है, क्या है देख लो। परफेक्ट? दिस इज व्हाट योर कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ योर ऑडिट। एंड मैं मेजरली बात किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। आज का थोड़ा काफी चीजें आपको हेवी लगी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं सर सेशन के एंड में डिस्क्लेमर। अरे यार बच्चा मैं बोल रहा हूं आज के सेशन में जो भी देखा ना आपने, काफी चीजें आपको हेवी लगी होगी, बिकॉज हमने क्रक्स पार्ट को आज टच किया है। क्या बोला मैंने? ऑडिट का क्रक्स है ये। आज का सेशन आपका कॉन्सेंट्रेशन सही होगा। बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% ये चीजें अभी समझनी चाहिए कि कंट्रोल्स क्या है। नो 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 नो, आई एम जस्ट गिविंग यू बूस्ट। मैं जस्ट बूस्ट दे रहा हूं भाई। अभी जब हम ये आगे पढ़ेंगे ना तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार वाह, अभी तो थॉट प्रोसेस क्लियर है कि किधर जाना है, क्या करना है, तो क्या होता है वो एक ऊपर के लेवल पे क्लियर है ना, बस ठीक है। अभी इसके बाद में हम जब स्टार्ट करेंगे ना, दैट विल गिव यू 100% क्लैरिटी। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगर कुछ चीज समझा नहीं है अभी के इसमें, जितने भी बातें की, अगर एक आपको थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है, बाकी आप टेंशन मत लो एक्यूरेसी का कि कितना ज्यादा समझा कितना नहीं। नहीं नहीं, अभी तो सोचना ही नहीं, ये तो बेसिक्स की बातें कर रहे हैं। सही है? इसके बाद में तो बहुत सारे बॉल आएंगे यहाँ पे जो आपको 6 मारने हैं। परफेक्ट? एंड मारोगे आप, मुझे गारंटी है आपकी।
चलो टेंशन मत लो, हम पढ़ेंगे इसके बाद का एकदम डिटेल वाला पार्ट अपने अगले सेशन में, ठीक है। मैं आपको अगले सेशन में कुछ ऑडिट के कंसेप्ट्स बताऊंगा। ये जो हम डिस्कस किए ना, इसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से कवर कर ली है, ओके। जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम इसके थ्रू गो थ्रू कर लेंगे एंड देन हम आगे की बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। टेक केयर गाइज, आई होप आपको ये पसंद आ रहा है। टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर आपको ये सब चीज़ें जो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपने लिख के लेना है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोला था, ये आप बेसिक मीनिंग लिख के ले लो, ये मीनिंग आपने लिखा है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपने लिखना है ये वाला पार्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सेकंड वाला लिख सकते हो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप टाइप्स लिख लो, क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट। यह आएगा आपका बाद में नोट्स में कवर्ड है, मैं बताऊंगा जब भी नोट्स में आएगा। यहाँ पे लिख लो टाइप्स ऑफ ऑडिट, परफेक्ट। एंड टाइप्स में लिख लो रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसे एंड उसके बाद में ये सब आप पॉज करके लिख लेना, एंड वॉलेंटरी ऑडिट, मतलब जहां पे बैंक लोन, ऐसे रीजंस आप एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हो। अभी का एग्जांपल लिखो सिर्फ बैंक लोन वगैरह, ओके। तो वॉलेंटरी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, और एग्जांपल के लिए लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स ऑडिट, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का उसका रिक्वायरमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये आपने लिख लिया। इसके बाद में आप लिखोगे एफएस ऑडिट के फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यहाँ पे बेसिकली इसे टाइमलाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही शॉर्ट में एकदम लिखोगे, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है, परफेक्ट, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वाला और ये वाला, सिर्फ टाइमलाइन और उसके नीचे जो भी दिया है एंड ये फेजेस के नाम इतना लिख लेना अच्छे से, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो पॉज कर लेना एंड लिख लेना इतनी चीज। उसके बाद में आपने लिखना है क्या, ये वाला टाइमलाइन भी आप ड्रॉ कर लेना, और ये टाइमलाइन में आप जैसे मैंने लिखा है जितना आपको बेटर लगता है उतना प्रेजेंटेशन के साथ आप अच्छे से ये ड्रॉ कर लेना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पॉज करो स्क्रीन, लिख लो ये भी, परफेक्ट। इसके बाद स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा। जब आएंगे हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से तब मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो स्ट्रेटेजी प्लानिंग, इसे आप दो बाइफिकेशन कर लेना। जब आप ये टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यहीं पे आप नीचे वो लिख लेना, ये इसी के पार्ट के नीचे आप लिख लेना ये सब चीजें, ठीक है। ये दोनों ऐसे करके, मेरे कैनवास में जगह नहीं थी सो मैंने अलग से लिखा है, तो वैसे ही आप उसके नीचे लिख लेना अच्छे से। आई होप, पॉज कर लो स्क्रीन, फिर से लिख लो ये सब चीजें एंड आगे बढ़ना फिर। चलो उसके बाद में ये रिस्क वाला पॉइंट लिख लेना, रिस्क का, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ऐसे दोनों पॉइंट्स लिख लेना। जैसे चार्ट बनाया है वैसे ही बनाना अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है, परफेक्ट। चलो यहाँ पे हम खत्म करते हैं ये पर्टिकुलर सेशन एंड मिलेंगे विथ नेक्स्ट सेशन अच्छे से। कुछ क्वेरीज रहेंगे तो डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता देना, ग्रुप पे बता देना, एंड वी विल रिजॉल्व दैट ऑल द क्वेरीज। टेक केयर गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।